कई बार कुछ लोग अपनी तृष्णा और अपनी लालसा में और अपनी जिद में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको ये भी समझ नहीं आता कि वो कितना गलत कदम उठा रहे हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं, जब उनको ये पता लगता है कि उनसे कितना बड़ा गुनाह हो गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। आज की कहानी में भी एक औरत की तृष्णा, एक औरत की जिद ने उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। तो क्या है आज की कहानी, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही आपके जो कमेंट्स हैं उनके जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर आज की ये पूरी कहानी है क्या। 29 वर्षीय भोगी रेड्डी तृष्णा ने एक मैट्रिमोनी ऐप पर एक युवक की तस्वीर जैसे ही देखी, वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसे अपने दिल में उसके प्रति धड़कन सी महसूस होने लगी। तृष्णा ने उसके प्रोफाइल को गौर से पढ़ा तो एक ही नज़र में दिल चुराने वाले अनजान शख्स का नाम प्रणव सिस्टला था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध तेलुगु टीवी शो का एंकर और वेब सीरीज़ का अभिनेता भी था। वह पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी और इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे से अब अपने दिल की बातें भी शेयर करने लगे थे। तृष्णा तो उसे अपना दिल दे ही बैठी थी। तभी एक दिन टीवी एंकर ने उसे मैसेज में लिखा, तृष्णा, मैं शेयर मार्केट व अन्य फाइनेंशियल कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता रहता हूँ, जिससे मुझे करोड़ों का फ़ायदा होता है। तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक ऑफ़र है, क्या तुम स्वीकार करना चाहोगी? अपने प्रेमी की ओर से ऐसा मैसेज पाकर तृष्णा का तो दिल पहले ही बाग बाग हो उठा था। उसने लिखा, प्रणव, मैंने तो अपना दिल तुम्हारी फ़ोटो देखकर ही दे दिया था। तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर है। उसके बाद प्रणव ने उसे 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को कहा तो तृष्णा ने तुरंत तैयार होने की स्वीकृति दे दी। उसने टीवी एंकर के बताए अनुसार बैंक खाते में उसी दिन 40 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा दिए। जब से तृष्णा ने टीवी एंकर प्रणव के बताए खाते में 40 लाख रुपए डाले थे, तब से ही उसने अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया था। इन सब बातों से तृष्णा का माथा एकदम तो ठनक सा गया। उसने जब मैट्रिमोनी की साइट ठीक से देखी तो उसमें उसे फ़ोन नंबर मिल गया। तृष्णा ने तुरंत उस मोबाइल पर फ़ोन कर दिया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं और मुझसे क्या काम है? दूसरी ओर से एक युवक की आवाज़ सुनाई दी। देखिए, मैं भोगी रेड्डी तृष्णा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? तृष्णा ने पूछा। मैं प्रणव सिस्टला बोल रहा हूँ। बताइए, मुझे आपने क्यों फ़ोन किया? दूसरी ओर से आवाज़ सुनाई पड़ी। आपने लोगों को ठगने का कोई धंधा खोल रखा है क्या? बताओ, मेरे भेजे हुए 40 लाख रुपए का तुमने क्या किया? तुम तो एक धोखेबाज इंसान निकले, तृष्णा ने चीखते हुए कहा। देखिए मैम, लगता है आप भी दूसरे लोगों की तरह चैतन्य की धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं। मुझे पहले भी कुछ लोगों की ओर से इस बारे में शिकायत आ चुकी है, जिसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी दी थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, प्रणव ने विनम्रता से कहा। इसका मतलब साफ था कि प्रणव सिस्टला के नाम से चैतन्य रेड्डी ठगी का काम कर रहा था। उसके बाद प्रणव ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत की कि उसकी तस्वीर का चैतन्य रेड्डी नामक व्यक्ति गलत इस्तेमाल करके लोगों को धोखाधड़ी कर रहा है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और केस वहीं पर बंद हो गया। हालांकि हैदराबाद पुलिस धोखेबाज चैतन्य को अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। चैतन्य रेड्डी द्वारा भारत मैट्रिमोनी पर फर्जी अकाउंट बनाने की जब सिस्टला ने पुलिस में शिकायत की, तब से चैतन्य रेड्डी फर्जी अकाउंट बंद कर फरार हो चुका था। उसके बाद तृष्णा हर दिन प्रणव को फ़ोन करने लगी थी। पहले तो वह 2-3 बार ही फ़ोन करती थी, मगर कुछ दिनों से वह दिन रात कई बार प्रणव को फ़ोन करने लगी थी।
एक दिन तो तृष्णा ने अपने दिल की बात प्रणव से कह दी। जब प्रणव ने उसका फ़ोन उठाया तो तृष्णा ने कहा, प्रणव, एक बात कई दिनों से मैं तो आपसे कहना चाह रही थी। यदि आप नाराज़ ना हो तो क्या मैं कह सकती हूँ? तृष्णा, देखो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। आप बार बार फ़ोन कर देती हैं और जिसके कारण मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो आप? प्रणव ने कहा। प्रणव जी, मैंने जिस दिन आपकी फ़ोटो मैट्रिमोनी साइट पर देखी थी, बस उसी दिन से मेरे मन मंदिर में आपकी छवि घर कर गई। मुझे अपने 40 लाख रुपए खोने का बिल्कुल भी मलाल नहीं है। मुझे तुम मिल गए तो सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। अब मैं शादी करूँगी तो केवल तुम ही से करूँगी। बोलो, करोगे ना तुम मुझसे शादी? मुझे कहीं तुम मझधार में तो नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं कभी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। मैं ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में डाल दूँगी। तुम सुन रहे हो ना प्रणव? तृष्णा ने आखिरकार अपने दिल की बात प्रणव से कह ही डाली। देखो तृष्णा, ये प्यार व्यार से मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। अच्छा होगा कि तुम ये नाटक किसी और के साथ करो तो बेहतर होगा। मेरे पास तुम्हारी इस तरह की फालतू बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कहते हुए प्रणव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रोज़ रोज़ तृष्णा की ओर से इस तरह की बातें सुनकर अब प्रणव काफ़ी बोर और परेशान हो चुका था। उसने तंग आकर तृष्णा का मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया। भोगी रेड्डी तृष्णा प्रणव सिस्टला को इस कदर चाहने लगी थी कि उसने उससे शादी का मन ही बना लिया था। उसने अपने दिल की बात प्रणव को फ़ोन करके बता भी दी, मगर दूसरी तरफ प्रणव ने तृष्णा का मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। प्रणव के इस कदम से तृष्णा बुरी तरह से बौखला गई थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी एक कंपनी से अपने 4 जूनियर साथियों, जो कि अपराधी प्रवृत्ति के थे, से बात की और उससे उन्हें एक बड़ी रकम का लालच देकर प्रणव सिस्टला की गाड़ी में एक GPS ट्रैकर लगवा दिया और इसके बाद वह प्रणव की हर गतिविधि पर नज़र रखने लगी। तृष्णा अभी भी इस बात का इनकार कर रही थी कि प्रणव उसके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक कर देगा, लेकिन जब 3 महीने तक भी प्रणव ने उसका नंबर अनब्लॉक नहीं किया तो वह प्रतिशोध में बेहद आक्रामक हो गई थी। जब प्रणव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो तृष्णा ने प्रणव का अपहरण करने की योजना बना डाली। उसने अपने कार्यालय में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को अपनी इस योजना में शामिल कर लिया। उसने अपने एक कर्मचारी को इस अपहरण के लिए 50,000 रुपये एडवांस भी दिए। प्रणव की गाड़ी में तो तृष्णा ने पहले से ही GPS ट्रैकर लगवा रखा था, जिससे वह उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रही थी। वह बस मौके की तलाश में थी और आखिरकार 11 फरवरी 2024 की रात को उन्हें मौका मिल भी गया और तृष्णा के भाड़े के बदमाशों ने प्रणव का अपहरण कर लिया और अपहरण के बाद उसे तृष्णा के ऑफिस ले जाकर उसे तृष्णा के सुपुर्द कर दिया। अच्छा, तो इन सब के पीछे तुम थी? मेरा जबरन किडनैप क्यों करवा लिया तुमने? आखिर मुझसे चाहती क्या हो? प्रणव ने चीखते हुए कहा। मेरे भोले प्रेमी, इतना गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर कुछ अच्छा नहीं लगता। लगता है तुम्हारी खातिरदारी करनी ही पड़ेगी। शायद जब तुम्हें मार पड़ेगी तब मेरी बात तुम समझ पाओगे, तृष्णा ने गुस्से से कहते हुए अपने शागिर्दों को इशारा किया। इशारा मिलते ही तृष्णा ने किराए के चारों बदनमाश प्रणव सिस्टला पर बुरी तरीके से टूट पड़े। उन्होंने मिलकर लात घूंसों और बेल्ट से अच्छी तरह से प्रणव की पिटाई कर दी और जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, कैसी लगी खातिरदारी मेरे प्रणव जी? तसल्ली हो गई या अभी और करनी है? तृष्णा ने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए घूमते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। अब तक प्रणव सिस्टला अच्छी तरीके से समझ चुका था कि उसका पाला वाकई काफ़ी धुरंधरों से पड़ चुका है। इधर प्रणव सिस्टला लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ा तो दूसरी तरफ तृष्णा और उसके किराए के गुंडे प्रणव की इस स्थिति को देखकर ठहाके लगाने लगे। प्रणव की स्थिति अब करो या मरो की सी थी। वह अब इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका था कि ऐसी परिस्थिति में उन लोगों से किसी तरह समझौता हो तो कम से कम अपनी जान तो बचा ली जाए। वैसे भी प्रणव केवल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक मजा हुआ कलाकार भी था, जो स्क्रिप्ट पर अभिनय भी करता था। उसके अंदर का कलाकार अब पूरे तरीके से जाग चुका था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था
और उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। मैम, आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, प्रणव बड़े मायूस स्वर में बोला। अच्छा, तो अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। पहले मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और अब कह रहे हो कि मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तृष्णा ने बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए कहा। जी, मैं अभी आपका नंबर अनब्लॉक कर दूंगा, प्रणव घिघियाते हुए बोला। मुझसे बातें करोगे ना? तृष्णा ने पूछा। जी, जब आपका मन करे आप मुझसे बातें कर सकते हैं। अब तो मैं रोज़ आपसे खुद बातें किया करूँगा, प्रणव बोला। मुझसे शादी करोगे या नहीं, अभी बता दो। जब तृष्णा ने यह पूछा तो प्रणव ने बड़े नाटकीय अंदाज में जवाब दिया। तृष्णा जी, आपने मेरी इतनी पिटाई करवा दी है, अब इस समय तो मैं बुरी तरीके से घायल हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये हुई ना बात। मैं तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत खुश हूँ प्रणव। बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? तृष्णा ने खुश होते हुए बोला। तृष्णा जी, मैंने आपसे फ़ोन पर बातें करने का और शादी करने का वायदा तो कर लिया है ना। प्लीज़ अभी आप मुझे मेरे घर जाने की अनुमति दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्रणव ने बड़े शायराना अंदाज में ये बात कही तो तृष्णा खुश हो गई। प्रणव, तुम्हें अपने आदमियों के साथ तुम्हारे घर छुड़वा दूँ। आपकी तबीयत शायद ठीक सी नहीं लग रही है, तृष्णा ने कहा। तृष्णा जी, जब आपके आदमी मुझे मेरे घर छोड़ने जाएंगे तो मुझे इस हालत में देखकर किसी को भी शक हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अधिक घायल अवस्था में हूँ। वैसे मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके अपने घर तक अकेले जा सकता हूँ। फिर मैं अकेले रहूँगा तो कोई ना कोई बहाना ज़रूर बना लूँगा और किसी को बिल्कुल भी शक नहीं होगा, प्रणव बोला। इसके बाद प्रणव वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। तृष्णा के चंगुल से छूटकर प्रणव घर जा रहा था। वह अब तक के 2 सालों से तृष्णा के व्यवहार को पूरे तरीके से समझ चुका था। वह जान चुका था कि तृष्णा एक सामान्य व्यवहार वाली युवती नहीं है, बल्कि मानसिक रोग से पीड़ित है और अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रणव ने अब आखिरी फैसला कर लिया था कि तृष्णा की इस हरकत को कभी माफ़ नहीं करेगा और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत अवश्य करेगा, ताकि भविष्य में वह तृष्णा के कहर से बच सके। जब प्रणव गाड़ी चला रहा था उस समय तक सुबह के 6 बज चुके थे। वह सीधा उप्पल पुलिस स्टेशन पहुंचा और एसएचओ एन इलेक्शन रेड्डी को अपनी लिखित शिकायत दे दी। एसएचओ इलेक्शन रेड्डी ने जब शिकायत पढ़ी और प्रणव से विस्तृत पूछताछ की तो उनका माथा भी ठनक गया। एसएचओ ने इस घटना की खबर तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए भोगी रेड्डी तृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के संबंध में मीडिया को विस्तृत जानकारी देते हुए हैदराबाद मल्काजगिरी के सहायक पुलिस आयुक्त पुरुषोत्तम रेड्डी ने कहा, उप्पल पुलिस स्टेशन के तहत मल्काजगिरी उपखंड के निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टीवी एंकर प्रणव सिस्टला ने भोगी रेड्डी तृष्णा नाम की महिला के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जो उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रणव ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उक्त महिला तृष्णा को उप्पल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उसे अदालत भेजा जाएगा। भोगी रेड्डी तृष्णा केवल 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 8 स्टार्टअप कंपनियों के निदेशक डायरेक्टर जैसे उच्च पद पर थी। JNTUH कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक करने के बाद भोगी रेड्डी तृष्णा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से MBA की पढ़ाई पूरी की थी। तृष्णा की तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी और तमिल भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। भोगी रेड्डी तृष्णा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में पंजीकृत निदेशक है। वह आई सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तृष्णा सोशल वॉट्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तृष्णा ट्रिशन पिक्सेलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, तृष्णा ब्रांडवे सोशल प्राइवेट लिमिटेड, मार्स मेलो कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुण 7 फूड्स एवं बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, फार्मूला ऑफ टेक प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर थी। इसके अलावा वह एक एक्सट्रीम कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक रह चुकी थी। प्रणव सिस्टला हैदराबाद से है
हैदराबाद के सेंट पॉल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उसने CVR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद से इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन में BTech की पढ़ाई पूरी की थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ वह एक मॉडल, अभिनेता और टीवी एंकर के रूप में भी काम कर रहा था। उसने लघु जर्नी नाम फिल्म में भी अभिनय किया था। इसके अलावा प्रणव ने वेब सीरीज अन्ना सीरीज 2 और सॉफ्टवेयर सत्यभामा वेब सीरीज में भी अभिनय किया हुआ था। प्रणव एक तेलुगु एंकर भी है जिसने कई कार्यक्रमों की मेज़बानी भी की थी। इसके अतिरिक्त प्रणव वेब सीरीज ट्विन सिस्टर्स में भी अभिनय कर रहा है जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। अपने अपहरण कांड को लेकर तरह तरह की खबरों और कहानियों की पृष्ठभूमि में एंकर प्रणव ने सोशल मीडिया पर खुद 3 पेज का एक पत्र जारी करते हुए अपने प्रशंसकों से कहा था कि उन्होंने इस मामले में अभी तक किसी से भी मुलाकात नहीं की है। वह हैदराबाद पुलिस को अपना काम करने में सहयोग करेंगे। इस अपहरण कांड में भोगी रेड्डी तृष्णा सहित कुल 5 लोग शामिल हैं। प्रणव का कहना है कि अजनबियों ने मेरी इंस्टाग्राम तस्वीरों का उपयोग करके वैवाहिक वेबसाइटों पर फर्जी अकाउंट बनाए और मेरी फ़ोटो को गलत उपयोग करके लोगों को गुमराह करते रहे। मुझे पता नहीं कि वह भोगी रेड्डी तृष्णा कौन है और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। फ़ोन पर बात नहीं हुई। प्रणव ने आगे बताया कि उसने पिछले साल सितंबर में मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया था। जब कुछ मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने उसे सुझाव दिया कि मैं साइबर पुलिस में शिकायत कर रहा हूँ। उसे भी साइबर पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। उसने आगे लिखा है कि चाहे कुछ भी हो, परिणाम हमेशा सुखद ही होते हैं। इस घटनाक्रम में किसी को मेरे लिए दुखी होने या खेद महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। इस घटना से दुनिया को पता चल गया कि कैसे कैसे साइबर अपराध होते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार ना हो। इसके साथ ही प्रणव सृष्टला ने सभी को सलाह दी कि नौकरी, ऋण, लॉटरी और सबसे महत्वपूर्ण विवाह जैसे घोटालों का शिकार आप में से कोई ना बने। कहानी लिखे जाने तक हैदराबाद पुलिस भोगी रेड्डी तृष्णा को जेल भेज चुकी थी, जबकि उसके 4 अन्य साथियों की पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। कहानी के बारे में सबकी अलग अलग राय हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आज आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाऊँगी। लेकिन हाँ, कल की कहानी में आपके कमेंट्स के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।